हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट BW कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पुर्तगालियों का आगमन, जो कि आपको पता होगा कि पहले लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में जिक्र किया था। सिलेबस को एक एक करके अच्छे से आपको समझा दिया था। उसके बाद फिर हमने बताया कि यूरोपियों का आगमन कैसे होता है। जैसे हमने देखा था पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे, ब्रिटिश आए थे, मतलब जो आए थे सब लगातार, सबके बारे में अच्छे से हमने बात किया है। आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों का आगमन। देखेंगे कि पुर्तगालियों का कैसे अपने भारत में आगमन होता है या पूर्व एशिया की तरफ कैसे आगमन होता है, फिर ये कैसे कैसे आगे काम करते हैं, इनके वायसराय कौन कौन आते हैं, इनकी क्या रणनीति रहती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे डच का आगमन, फिर ब्रिटिश का आगमन, ऐसे ऐसे करके सब अलग अलग आपको पढ़ाएंगे, जिस तरीके से हमने आपको सिलेबस में समझाते हुए पढ़ाया था। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग तो आप देख रहे होंगे पुर्तगाली। इसमें मित्रों बाइलैंग्वेज करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब सीधा सीधा है। कोई बाइलैंग्वेज करने पुर्तगाली को पुर्तगाली ही बोला जाएगा। तो पुर्तगाली से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, लिखा 1498 में वास्को दा गामा। ये जो लिखे हुए हैं, इसको समझाने से पहले हम जरा कुछ बातों का ध्यान देते हैं। हम जानेंगे कि देखिए, यूरोप से आने वालों, यूरोप से जो आए थे, यूरोप से आने वालों में जो है सबसे पहले पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों का आगमन हमारे भारत में क्यों होता है, पहले हम इसी को जानेंगे। देखिए मित्रों, 14वीं 15वीं शताब्दी का समय हुआ करता था। इस समय जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है, वैसे पीछे जाएंगे आप 6 शताब्दी बैक में, तो वहाँ पे देखेंगे 14वीं 15वीं शताब्दी के बीच में क्या हो रहा था। यूरोप में आधुनिकीकरण बढ़ रही थी, यूरोप में आधुनिकता बहुत बढ़ रही थी। जब आधुनिकता बढ़ रही है तो वो जंगलों को साफ करने लगे थे, मतलब वहाँ के जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिए थे। अब जब पेड़ पौधों को काट रहे थे, यानी जंगल को नष्ट कर रहे थे, तो जंगल में रहने वाले जो जानवर थे, वो जानवर वहाँ से भाग रहे थे। तब ये क्या करते थे, उनको मारते थे। क्या करते थे? मार देते थे, और मार के उनके मांस का सेवन करते थे। लेकिन अब बात आती है कि कितने जानवर को मारेंगे और कितने मांस का सेवन करेंगे, बात तो बनती है। जी हाँ, देखिए, अब जैसे उन्होंने जानवरों को मार दिया, मांस उन्होंने इकट्ठा कर लिया, तो क्या मांस वो एक बार में खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। तो उन्हें अधिक दिनों तक, अधिक समय तक जो है सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमें कहीं ना कहीं बेहतरीन मसाले की आवश्यकता होगी। बेहतरीन मसाला लगा के जब हम रखेंगे, तब इस मांस को हम क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि उनको पता था कि पूर्व एशिया की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यानी भारत की तरफ या पूर्व एशिया की तरफ इधर जब हम बढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि मसालों की बहुत अच्छी खेती होती है, और यहाँ के मसाले जो है दुनिया भर के सबसे परफेक्ट मसाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मसाले हैं। तो ये क्या किए, धीरे धीरे जो है इधर जो है पलायन करने लगे। अब वो पलायन करते समय जब भारत आते हैं, अभी हम देखेंगे कौन भारत आया है, कैसे कैसे आया, उसके बारे में जिक्र अध्ययन करेंगे। जब ये भारत आते हैं तो आने के तो कई यात्री आए, आते समय रास्ते में इनको प्रॉब्लम हुई। जैसे उस समय आने जाने के लिए 1-2 मार्ग हुआ करते थे। कौन कौन मार्ग? या तो एक स्थल मार्ग था, जैसे आप देख रहे हैं एशिया, ये एशिया पूरा है अपना, ये भारत है। अब एशिया मतलब यहाँ एशिया, तो इधर यूरोप है। यूरोप से चल के जब स्थल मार्ग से होके भारत में आने का प्रयास करते थे, तो विभिन्न रास्तों में जो है विभिन्न प्रकार के राजतंत्र पड़ते थे, तानाशाही एरिया पड़ते थे, जिससे जाने के लिए एक भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता था। तो इनके लिए जो है बहुत बड़ी समस्या का कारण बन रही थी। तो इन्होंने क्या अपनाया? इन्होंने अपनाया कि ये जो आने में हमको तकलीफ हो रही है, तो हम चलते हैं जो कहीं जल वाला रास्ता ढूंढ लेते हैं, जल की तरफ से यात्रा करेंगे, समुद्रों से यात्रा करेंगे। तो उन लोगों ने अपना लिया आपका ये क्या, ये जो गल्फ वाला एरिया देख रहे हैं,
ये फारस की खाड़ी वाला, ये फारस की खाड़ी वाला एरिया अपना लिया। अब जब इधर से आना शुरू करते हैं तो ये ये लाल सागर, ये फारस की खाड़ी ये है, ये लाल सागर से जब आना शुरू किए तो यहीं पर हारमुज नामक एक द्वीप है। तो वहाँ द्वीप पर जो है ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, रहते थे वो सब। एक क्या करते थे ना, पुर्तगालियों का विरोध करते थे, कहते बेटा मैं जाने ही नहीं दूंगा तुमको, ठीक है जाने नहीं देंगे। तो यूरोपीय कम चालाक थोड़ी थे, ये जो है लाल सागर की तरफ आना शुरू हो गए, यहाँ फारस की खाड़ी की तरफ आना शुरू हो गए। अब जब फारस की खाड़ी की तरफ से आने लगे तो ये जो खाड़ी थी मित्रों ना, ये खाड़ी काफी सकरा हुआ करता था, जिससे इनके नाव लाने में बड़ी समस्या होती थी, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने किया, ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप को देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप से चलते थे, आते थे अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ पे आते थे। उसके बाद यहाँ से देखिए अपना अरब सागर है और आसानी से भारत आ जाते थे। ये यात्रा थोड़ा दूर पड़ता था, जरूर दूरी होती थी, लेकिन इनके लिए काफ़ी आसान हो गया मित्रों। इसमें कई लोग आए, अभी हम बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो हम बहुत लंबा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जब बैठ के अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है। तो आप बोरियत बिल्कुल महसूस ना करिएगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई करिएगा, क्योंकि यही आपकी पढ़ाई काम आएगी। अगर आप सो जाएंगे वो आपकी नींद नहीं काम आएगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बैठ के सही ढंग से अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए अब आपको जो है मेन टॉपिक पे लाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका यही है जो हमने लिख दिया है। इसी को नोट कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। चलिए दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1498 में वास्को दा गामा, 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आया था। 22 मई 1498 का समय हुआ करता था, ठीक है, बस इतना जानिए आप। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद ये किसके नेतृत्व में आया था, ये 1500 में पेट्रा अल्वारेज कैब्राल भारत आया, मतलब ये भी आया था। उसके 2 साल बाद जो है 1500 में पेट्रा अल्वारेज कैब्राल भारत ये भी आया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं 1502 में वास्को दी गामा पुनः भारत आया। लेकिन इसके पहले एक चीज मैं ये समझाना चाहूंगा कि वास्को दी गामा जब 22 मई 1498 का दिन था, जब वो सबसे पहले भारत के यहाँ पे, कहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ कालीकट, कालीकट को हम लोग कोचीन भी कहा करते हैं। जब यहाँ पे वो आया, मतलब इंडिया, ये दिख रहा है, क्यों टेक्निकल टीम दिख रही है ये जी, जब यहाँ पे मतलब आता है, यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे उतरता है तो उस समय यहाँ पे अरबों की बस्तियां बसी हुई थी। जब अरबों की बस्तियां बसी हुई थी तो वास्को डी गामा का जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध क्या होता है कि हम, तुम यूरोपी हो, यूरोपियों को हम यहाँ पे नहीं घुसने देंगे, नहीं आने देंगे। क्लियर। चलिए तब उस समय क्या हुआ, एक गुजराती मुसलमान था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। वो अब्दुल मजीद जो है वास्को डी गामा से कहता है कि भाई हम तुम्हारा सहायता करेंगे और हम तुमको जो है भारत में एंट्री कराएंगे। तो बड़ा खुश हुआ, उसको तसल्ली मिली। ठीक, ये क्या किया, जब भारत में उतरता है तो उतरते समय इन्होंने सोचा कि है जो कालीकट का या जो इस क्षेत्र का जो राजा है, राजा का नाम था जमोरिन। क्या था, राजा जमोरिन। ये जमोरिन से मिलने के लिए जो है आगे बढ़ता है। हालांकि ये जो वास्को डी गामा था किस धर्म का था, ये था ईसाई धर्म का। जब ये ईसाई धर्म का था, भारत में एंट्री किया, तो जब जमोरिन से मिलने जा रहा था तो रास्ते में एक ईसाई धर्म का चर्च मिलता है। जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारे होते हैं, ईसाई लोग चर्च में जाके पूजा पाठ करते हैं अपना। तो चर्च मिला, वहां पे क्या था, ईसाई धर्म की जो माँ थी, माँ मरियम की वहां पे मूर्ति लगी हुई थी। तो उस मूर्ति को वो उठा लिया। अब देखिए आप कहेंगे चालाकी भी क्या, वो लेके आया हुआ नहीं था, ठीक है, उसी मूर्ति से उसको उठा लिया। उठाने के बाद जब राजा जमोरिन से मिलने गया तो भेंट स्वरूप उपहार में वो क्या किया, दे दिया। जब जमोरिन को मूर्ति भेंट देता है, गिफ्ट देता है, तो राजा जमोरिन जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं।
खुश हो जाते हैं। अच्छा, जब बातचीत होने के बाद वास्को डी गामा वापस भारत से अपने देश जाने लगा तो राजा जमोरिन बहुत खुश होकर काली मिर्च, मसाले इत्यादि प्रकार की औषधियां दे दी। किसको? वास्को डी गामा को। जब वास्को डी गामा को इन्होंने दे दिया तो वास्को डी गामा तो भाई यूरोपी था, वो अपने मकसद से आया था, चालाक तो था ही, बड़ा वाला चालाक था। जब ये यूरोप गया, जब यूरोप जाने के बाद वो कैलकुलेशन किया कि हमारे भारत यात्रा के दौरान कितना खर्च आया है और हमें कितना उपहार मिला है। जब वो आंकड़ा निकालता है, कैलकुलेशन करता है, उसे पता चलता है कि हमारे यात्रा कीमत से ज़्यादा 60 गुना तो हमें केवल उपहार मिल गया। तो भाई हमारा नुकसान क्या हुआ? हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ। इसी को देखते हुए यूरोपियों का लालच जो है भारत की तरफ बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे एक एक करके जो है भारत में एंट्री करने लगे। अब एंट्री करने के साथ साथ क्या करने लगे वो आगे हम बताएंगे, तब तक आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को देखते रहें। ये कहानी मेरा समझाने का मकसद केवल इतना था कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोगों को तथ्य नहीं याद होते हैं, रट्टा नहीं मार पाते हैं, बल्कि जो कहानी के माध्यम से सुन लेते हैं वही कहानी हम लोग को क्या होती है, याद हो जाती है। क्लियर? एग्जैक्टली। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, ये 1498 में आया था, वापस चला गया था। उसके बाद अल्वारेज कैब्राल भारत आता है। उसके बाद देखिए 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, मतलब 1502 में वो दूसरी बार आया। एक बार जाकर तो चला गया था, उपहार लिया था, दोबारा आता है। उसके बाद देखिए 1503 में कोचीन में और 1504 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कर डाली, जब दोबारा आता है। अब देखिए अगला फिर एक वायसराय आता है जिसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को से आप मत समझिएगा कि ये फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांसिस्को का मतलब फ्रांस, ये वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ये कहाँ का था? पुर्तगाली था। ये कब से कब शासन किया? 1505 से लेके 1509 तक। मित्रों यही आपके एग्जाम में आने वाला है, लिख के रख लीजिए। आप बताएंगे कि प्रदीप सर ने जो है एकदम सही सही चीज़ों को बताया था और यही हमारे एग्जाम में जो है आएंगे। ना आएगा तो आप कहिएगा। अगर हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन उठाता है तो ये सब मेन पॉइंट होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसिस्को, देखिए प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, सॉरी वायसराय मैंने बोला, ये प्रथम पुर्तगाली क्या था? गवर्नर था। उसके बाद हम बात करेंगे, ये बताएंगे आपको गवर्नर वायसराय एक ही हुआ करते थे, वो नाम बाद में चेंज हो गया था केवल, ठीक, पदनाम जो होता है। अब देखिए ये फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था, इन्होंने एक नीले पानी की नीति लाई थी जिसे हम लोग कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते थे? ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला देखते हैं, संयुक्त मुस्लिम बेड़े गुजरात, मिस्र, तुर्की, ये जो है मेड़े चाल के समीप जो है पराजित एवं पुत्र जो है इसका क्या हुआ था? मारा गया था। किसका पुत्र? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा का पुत्र जो है मारा गया था। अगला देखते हैं 1509 में पराजित ये हो गया। अब देखिए फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, ये देखिए पहला गवर्नर, ये दूसरा गवर्नर होता है। 3 गवर्नर पुर्तगाली शासन में आते हैं, अभी दिखाते हैं। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा पहला, दूसरा अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। किसको? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क को, चलिए सॉरी अल्फांसो द अल्बुकर्क को। ये कब से कब शासन किया था? 1509 से लेके 1513 तक। ये कितना था? 1505 से लेके 1509 तक। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या किया? मुख्यालय क्या बनाया? मुख्यालय इन्होंने कोचीन को बनाया। ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था, इन्होंने मुख्यालय कोचीन को बनाया। कोचीन आप देख रहे होंगे, ये है भारत के यहाँ पे कोचीन। क्लियर? चलिए आगे दिखाते हैं। अगला देख रहे हैं 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा छीन लिया। 1510 में गोवा का जो राजा था आदिल शाह सुल्तान, उससे इन्होंने क्या किया? गोवा को छीन के अपने कब्जे में कर लिया, अपने में मिला लिया। चलिए आगे देखते हैं। 1511 में मलक्का पर भी नियंत्रण कर लिया। मित्रों मलक्का अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये रहा आपका भारत के इधर देखते हैं आपका जो है थाईलैंड, सिंगापुर, आपका मलेशिया, ये सब है। यहीं पर आपका देखिए मलक्का एक जल संधि है, मलक्का नामक एक द्वीप भी है। इसी द्वीप पर क्या किया? वो अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि ये जो पूर्वी क्षेत्र
क्षेत्र थे, पूर्व एशिया था, इस पूर्व एशिया की तरफ मसालों की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो इन लोगों ने मसालों की खेती करने के लिए जो है जगह जगह पर कब्जा जो है अपना जमाते चले गए। चलिए आगे देखते हैं। 1505 में हारमुज पर नियंत्रण कर लिया। देखिए मित्रों, मलक्का पे तो करता ही है, मलक्का पे करने के साथ साथ वो हारमुज पे भी नियंत्रण कर लेता है। ये देखिए आपका सऊदी अरब देख रहे हैं, यमन है, ये ओमान है, ये भारत है अपना, यहीं पर आपका हारमुज नामक एक द्वीप है छोटा सा, यहाँ पे भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है पूरे एशिया की तरफ चारों तरफ घेर के कब्जा कर लिया। और हम लोगों ने ये भी सुना है कि जब यूरोप भारत में आए थे उसी समय ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया में कब्जा कर लिए थे। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों का कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। सूर्य अस्त ना होने का मतलब ये होता है कि पृथ्वी हमारी गोल है, जिस तरफ मूव करती है यहाँ उजाला होता है, वहां पे उनका शासन हुआ करता था। ये सब बातों को हम आगे जानेंगे। फिलहाल जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए एक तीसरा जो आता है उसका नाम था क्या, नीनो डी कुन्हा। ठीक, कहीं किसी किताब में जूनो डी कान्हा लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। अब देखिए एक तो अल्मीड़ा आता है, दूसरा अल्बुकर्क आता है, तीसरा कुन्हा आता है। ये कार्यालय कहाँ किया, कोचीन। ये कोचीन में बनाया था। जब ये आता है ये कोचीन से ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, गोवा में, क्योंकि हमको पता है कि उसके पहले गोवा ये छीन लिया था जो अल्बुकर्क था, तो गोवा के पास ऑप्शन था, तो गोवा को मुख्यालय बनाया। उसके बाद मद्रास हुगली में पुर्तगाली शक्ति भी आ जाती है पूरी तरह से। मद्रास आप जान रहे हैं चेन्नई वाला जो एरिया है, जो ये एरिया है यहाँ पे। उसके बाद हुगली जो आपको पड़ता है कलकत्ता के पास में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे भी कब्जा कर लेते हैं। 1534 से 35 में क्या करते हैं, ये दमन द्वीप पे भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। दमन द्वीप यानी मतलब यहाँ पे गुजरात के पास में। क्लियर। अगला देखते हैं मित्रों, एक चीज़ और जानिएगा, ये लिखा है एस्तादो द इंडिया, बहुत अच्छे समझिएगा। इनके यहाँ दो तीन व्यवस्थाएं थी। एक थी एस्तादो द इंडिया, मतलब जो पुर्तगाली थे ये कहते थे कि मैं समुद्र का मालिक हूँ। अगर समुद्र से किसी का जहाज अगर जाना है ना, तो जहाज जब लेके जाएगा तो हमें टैक्स लेना पड़ेगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा। जब आप हमें टैक्स देंगे तभी हम आपको जानेंगे। इसी को कहा जाता था कार्टेज व्यवस्था। क्या कहा जाता, देखिए लिखा हुआ कार्टेज व्यवस्था, मतलब आपको कार्टेज बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। ये अपने आप को जो है जल का स्वामी भी मानते थे। कौन, पुर्तगाली। लिख के रख लीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो आपका एक भी क्वेश्चन डिरेक्ट ना हो। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, बहुत कम समय में पूरी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ बात करता हूं, फिर जो है सेशन को समाप्त किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एकदम पढ़ने में मजा आ गया होगा। आपको मैं ऐसे पूरी हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा जिस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाया था, उसी तरह आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा जिस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाया था। पूरी मैपिंग पर ग्राफिकल करके ग्राफिक्स पे जो है पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।